कमेंट पर कमेंट करते चले गए उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट कि सर हमारा पेपर हो चुका है तो सॉल्यूशन तो दो, कि आखिर हमें पता तो चले कि हमने किया क्या है। बहुत सारे लोगों ने जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, लेकिन वो ऐसे ही ऊपर ऊपर बताते चलेगा ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन कंप्लीट आंसर कैसे लिखा जाएगा, हमने क्या लिखा है और क्या लिखना चाहिए था, कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको आज की इस क्लास में बता रहा हूँ उत्तराखंड बोर्ड 10 मार्च 2025 को जो पेपर हुआ था, पेपर कोड था 412, ठीक है, IIH। इस पेपर का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए था, ताकि आपको पूरे 100% मार्क्स मिलते, 80 में से 80 मिले। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको चेक कीजिएगा कि आपने कैसे किया है और आपको मार्क्स कितने मिल सकते, एक अप्रॉक्स आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सब कुछ आपके पेपर का, ठीक है। आपका पेपर जो कि 10 मार्च 2025 को हुआ था, पेपर यही था, चेक कर लीजिएगा, सेम पेपर है। एक बच्चे ने मुझे भेजा है, उसका रोल नंबर मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है, आपका ही है, इसी साल का है, 2025 का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 खंड में था, ए और बी। पहले खंड का पहला क्वेश्चन जिसमें 5 क्वेश्चन थे MCQs, सिंपल क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल दिक्कत नहीं थी। दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए, जहां पर अभिकथन दिया हुआ है, ठीक है, कि अवसर लागत की संरचना और साथ में व्यापक रूप में उपयोग में लाई जाती है। अवसर लागत की संरचना और साथ में व्यापक रूप में उपयोग में लाई जाती है। अर्थशास्त्र में अवसर लागत के महत्व के कारण इसे आर्थिक लागत भी कहा जाता है। अवसर लागत बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर की दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है और ए तथा आर दोनों ही गलत है। ध्यान रखिएगा, अवसर लागत की संरचना अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर और शास्त्र नहीं हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर अर्थशास्त्र लिखा गया, होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है। व्यापक रूप में उपयोग में लाई जाती है, बिल्कुल सही है। अब अर्थशास्त्र में यहाँ पर भी क्या होगा, अर्थशास्त्र में अवसर लागत के महत्व के कारण इसे आर्थिक लागत भी कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है पहले वाले की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी एज अ राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख, यदि 4 सेबों से 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, 4 सेबों का प्रयोग करें, 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है और 5 सेबों से 31 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, तो 5वें सेब की, तो 5वें सेब से मिल रहा है 31 यूनिट और चौथे सेब से मिल रहा है 28 यूनिट, माइनस कर दो तो 31 में 8 गया, कितना बचेगा, 4 सेबों से 28 इकाई और उपयोगिता और 5 सेबों से 31 इकाई कुल उपयोगिता, तो 5वें सेब की सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, द आंसर इज 3 इकाई। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3 इकाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों मतलब साधन, फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों मतलब आउटपुट के मध्य के संबंध को क्या कहते हैं। फर्म के आगत, साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच के संबंध को हम उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। ये दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, मांग वक्र का ढाल हमेशा ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, ठीक है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम बताता है कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। ह्रासमान दोनों ही सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट, कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन, कुल संप्राप्ति में परिवर्तन यानी कि डेल्टा TR डिवाइड बाय कुल मात्रा यानी कि डेल्टा Q, ये किसका सूत्र है, औसत संप्राप्ति, कुल लागत, सीमांत संप्राप्ति, इनमें से, तो राइट आंसर है ये सीमांत लागत का फार्मूला है। नेक्स्ट है, एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी किस समस्या को जन्म देती है, राइट आंसर है आर्थिक समस्या को, या फिर आप यहाँ पर चुनाव की समस्या भी लिख सकते हैं। कौन सा अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान किया जाएगा। अनधिमान विश्लेषण के अंतर्गत उपयोगिता वक्र जितना ऊंचा बनेगा, यानी कि ऊपर की ओर स्थित अनधिमान जितना ऊपर बनेगा उतना ही अधिक वो उपयोगिता प्रदान करेगा। किस बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, राइट आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है। फिर है 2 नंबर वाले क्वेश्चन जिसके आंसर 30 से 40 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन था, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का मतलब होता है आर्थिक घटनाओं का वर्णन और व्याख्या करना, जिसमें उसके कारण क्या है, क्यों है, कैसे है का अध्ययन किया जाता है।
सीमांत लागत किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। सीमांत लागत उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बनाने या बेचने से जो अतिरिक्त लागत व्यय होती है उसे सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। विद एग्जाम्पल आप उसको बता दीजिए, जहाँ पर सीमांत लागत का फॉर्मूला होता है MC इक्वल टू TCN-1। एग्जाम्पल फार्मूला जितना अच्छा देंगे दिया होगा आपने तो मार्क्स भी उतने अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर एक फर्म की कुल स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं? कुल स्थिर उत्पादन के स्थिर साधनों पर किया जाने वाला व्यय कुल स्थिर लागत के नाम से जानते हैं। ये वो लागत होती है जो उत्पादन के घटने और बढ़ने पर हमेशा स्थिर रहता है, जैसे किराया हो गया, वेतन आदि ये सब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न निर्धारित कीमत क्या है? निम्नतम निर्धारित कीमत शॉर्टकट में बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे। निम्नतम निर्धारित कीमत जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और ये किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना से अधिक होती है। एक ऐसी कीमत जिससे कम कीमत पर फसलों को या फिर वस्तु और सेवा को नहीं खरीदा जाता उसे निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं और इसको सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब बात करेंगे 3 नंबर वाले, जो कि 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन था एक आगत का कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या होता है? तीनों के बारे में एक्सप्लेन करना था, जैसे कि मैंने दे रखा है। कुल उत्पादन क्या होता है? उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करते हुए उत्पादन की जो मात्रा का हुआ है उसके कुल योग को बोलते हैं। औसत उत्पादन प्रति इकाई साधन की उत्पादन मात्रा को बोलते हैं। ठीक है, जिसकी गणना हम कैसे करते हैं? औसत उत्पादन इक्वल टू कुल उत्पादन बट्टे उत्पादन के साधनों की मात्रा। सीमांत उत्पादन एक अतिरिक्त साधन का प्रयोग करते हुए कुल उत्पादन में जो भी परिवर्तन हुआ उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। यानी कि MP इक्वल टू TPN-1 आपको ये फार्मूला लिखना होता है। तो इस तरह से अगर आपने लिखा है तो आपको मार्क्स यहाँ पर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं? चित्र की सहायता से व्यक्त कीजिए। दो अनधिमान, यहाँ पर सबसे पहले आपको अनधिमान वक्र पता होना चाहिए। अब दोनों अनधिमान एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों? क्योंकि प्रत्येक वक्र संतुष्टि के एक अलग स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। हर एक अनधिमान उपभोक्ता के संतुष्टि का अलग अलग पैमाना बताता है, अलग अलग स्तर दर्शाता है। ऐसे लिए जब दोनों ही अलग अलग स्तर दर्शाता है तो ये जैसा ही बनाएंगे एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं होगा। अनधिमान वक्र उपभोक्ता के उन वस्तु के विभिन्न संयोजकों का प्रतिनिधित्व करता है जो उसे समान स्तर की संतुष्टि प्राप्त करता है। समान स्तर होने के कारण जितना भी बना लो सारे भले ही पैरेलल ना हो लेकिन एक दूसरे को कभी काटता नहीं है। आपको इस ग्राफ के साथ इसको बताना था। नेक्स्ट है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मांग की कीमत लोच को प्रभावित कर 3 नंबर में है, एटलीस्ट 3 या 4 पॉइंट बता दीजिए। मांग को कीमत को प्रभावित करने वाले कारक हैं वस्तु की विकल्पों की उपलब्धता, आवश्यकता की डिग्री, वस्तु की उपयोगिता, उपभोक्ता की आय, अधिक आय वाले लोग अधिक, ठीक है। तो ये कारक है जिससे वस्तु की मांग की कीमत लोच प्रभावित होती है। अब इनके बारे में आपको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करना था। जितने हेडिंग में 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं, लाइक दिस, जैसे मैंने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 5 नंबर में। 5 नंबर के भी 3 क्वेश्चन और 5 नंबर में सबसे अच्छी बात थी 5 नंबर के हर एक क्वेश्चन में क्या मिलता है? ऑप्शन मिलता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में क्या मिलता है? ऑप्शन मिलता है। ठीक है, मतलब 2 होते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है। जैसे यहाँ पर था किसी वस्तु की मांग के निर्धारक क्या होते हैं कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। 5 नंबर क्या है? एटलीस्ट 5 पॉइंट बताना है, जैसे वस्तु की उपयोगिता, ठीक है, आय का स्तर, धन का वितरण, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमतें और उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि। यहाँ पर 6 पॉइंट मैंने बता दे, लेकिन जितने पॉइंट लिखते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देना होता है एक एक लाइन में। क्यों? वस्तु की उपयोगिता जितनी अधिक होती है वस्तु की मांग भी उतनी ज़्यादा होती है, वस्तु की उपयोगिता कम होती है मांग, इसी प्रकार से सबके बारे में एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन था बजट रेखा एवं बजट सेट क्या है? बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है? वो ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है बजट रेखा? ठीक है, ये ऊपर से नीचे की ओर होता है, लाइक दिस। ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है बजट रेखा। तो यहाँ पर कह रहा है कीमत रेखा 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं उपभोक्ता की वर्तमान कीमत के आधार पर बताया जाता है। तो जब भी हम बजट रेखा की बात करते हैं कुछ इस प्रकार से बनता है M इक्वल टू x1 P1 प्लस x2 P2। ठीक है, अब यहाँ पर
बात यह है कि बजट सेट क्या है। बजट सेट दो वस्तुओं के सभी संयोगों को सेट कर बताता है जो उपभोक्ता अपनी दी गई आय वस्तु की कीमतों के अनुसार खरीद सकता है। तो यहाँ पर बजट सेट बनाया जाता है, जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सेट है ABCD, यहाँ पर दो वस्तु है, वस्तु क और वस्तु ख। तो यहाँ पर वो अपनी निश्चित कीमत पर कितनी कितनी मात्रा खरीद सकता है उसको दर्शाता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह से जहाँ पर अलग अलग संयोग बन के तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता की जो आय है वो सीमित होती है और सीमित आय पर दोनों की मात्रा को एक साथ बढ़ा नहीं सकते, एक की मात्रा बढ़ेगा तो एक की मात्रा में कमी होगी। इसी कारण से बजट रेखा का ढाल ऊपर से, ये गलत है बेटा, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है लाइक दिस। ठीक है, हमेशा जैसे एक की मात्रा यहाँ पर है तो इतनी है, एक की मात्रा कम होगी तो दूसरी की मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ति वक्र में शिफ्ट संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अगर पूर्ति वक्र में शिफ्ट संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पूर्ति वक्र में अगर वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अगर वस्तु की पूर्ति में खाली परिवर्तन होता है तो दो स्थिति होती है, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। ठीक है, तो मान लीजिए संतुलन कीमत यहाँ है, ये वाला पॉइंट संतुलन कीमत है। ठीक है, अगर वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो संतुलन कीमत यहाँ आ जाएगी। तो संतुलन कीमत में क्या हो जाती है, कमी, यानी कि पूर्ति वक्र में शिफ्ट होने से, पूर्ति में वृद्धि होने से संतुलन कीमत में कमी हो जाती है, यानी कि संतुलन मूल्य गिर जाता है लेकिन संतुलन मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसी का उल्टा अगर पूर्ति में कमी होती है, अगर पूर्ति में कमी होती है तो इस स्थिति में जो कीमत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर मांग ज़्यादा पूर्ति कम। तो आपको ये डायग्राम के साथ और स्टेटमेंट का इसको शो करना था, तब जाके पूरे मार्क्स आपको मिलने थे। क्वेश्चन नंबर 14 था, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन कैसे निर्धारित होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने बार बार जब क्लास लिया था बताया था बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना, सिंपल था, आएगा ही आएगा। और देखिए वही क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार एक ऐसे बिंदु जिस बिंदु पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है उसी को पर बाजार संतुलन का निर्धारण होता है। मतलब एक ऐसा बिंदु जहाँ पर ये मांग और ये पूर्ति दोनों आपस में बराबर हो, उसी अब उसके बारे में लिखना था, डायग्राम बनाना था, टेबल बनाना था, कंप्लीट था। तो यहाँ 5 नंबर में 3 नंबर लिखने के मिलेंगे, 1 नंबर इसका था और 1 नंबर इसका था, तीनों मिला के 5 नंबर थे। ऐसा किया है तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन था, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किस फर्म में पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व क्या होते हैं। पूर्ण प्रति में पूर्ति वक्र की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक बताना है। तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन साधन की कीमत, तकनीक स्तर, फर्मों की संख्या। किसी भी 5 बिंदुओं को बता के उसको एक्सप्लेन करना था आपको। अगर आपने इस तरह से हेडिंग लिख के एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पर आपके 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो उसके बाद खंड ब में आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें 5 MCQs थे। पहला था, अर्थव्यवस्था को परिवार, फर्म, सरकार या बाह्य क्षेत्र के सहयोग के रूप में देखा जाता है। किस अर्थव्यवस्था में, तो व्यष्टि में, विकसित देशों में, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पर राइट आंसर है अर्थव्यवस्था में परिवार, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्र को सहयोग के रूप में देखा सकता है समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार। यदि एक पेन का मूल्य 20 है तो 1 रुपये का मूल्य क्या होगा। अगर एक पेन का मूल्य 20 है तो 1 रुपये का मूल्य कितना होगा, तो 1 को 20 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा। तो एक पेन का 1 रुपये का मूल्य होगा कितना, दैट इज भाग कर देंगे 0.5 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो ये हो गया 0.05 पेन, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान बताइए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है MPC, फार्मूला याद है तो ΔC/ΔY। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए है। चेक कर रहे हैं ना आप लोग। आय का वह भाग जो उपभोग के बाद शेष बचता है वो तो सिंपल आंसर है, उसको क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यतः स्वीकार की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्वीकार किया जाता है? अस्थिर क्रय शक्ति वाली करेंसी, स्थिर क्रय शक्ति वाली करेंसी, केवल स्वर्ण, केवल वस्तु विनिमय। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की जाती है स्थिर क्रय शक्ति वाली करेंसी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 3 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अंतिम वस्तुओं को किन 2 भागों में बांटा जाता है? अंतिम वस्तुओं को उत्पादक और उपभोक्ता 2 वस्तुओं में बांटा जाता है। माल सूची में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? माल सूची में परिवर्तन को स्टॉक में परिवर्तन कहते हैं, और स्टॉक में परिवर्तन ही निवेश है। भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय ब्यौरा बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है? तो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार। फिर तो 2 नंबर के 4 क्वेश्चन। वैधानिक पत्र क्या है? इसका क्या है महत्व बताए। वैधानिक पत्र कानून के तहत जारी किए जाने वाले एक दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिनमें वैधानिक प्रमाण पत्र, वैधानिक घोषणा, वैधानिक रिपोर्टिंग, वैधानिक विवरण वगैरह शामिल होता है। इसे सरकार मंजूरी प्राप्त करता है, इसलिए ये लोगों के लिए एक मुद्रा से कम नहीं होती है और वैधानिक रूप से इसको स्वीकार किया जाता है, लेन देन में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रत्याशित निवेश क्या है? 2 नंबर में आया। प्रत्याशित निवेश वह निवेश है जो भविष्य से मिलने वाली संभावित आय से क्या होती है? प्रभावित होती है। मतलब आय से प्रभावित होने वाले निवेश को प्रत्याशित निवेश के नाम से जानते हैं। समस्त मांग से क्या तात्पर्य है? समग्र मांग या समस्त मांग या सामूहिक मांग एक ही चीज है। अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की मांग का कुल योग समग्र मांग होता है, जहां पर आप AD = C+I लिख सकते हैं। स्थिर विनिमय दर के गुण बताइए। स्थिर विनिमय दर का प्रमुख गुण यह है कि ये विदेशी व्यापार को आसान बनाती है, नंबर 1। नंबर 2, ये दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करती है, और नंबर 3, सरकार को वित्तीय नीतियों के अनुशासन में सरलता होती है, आसानी होती है। 2 नंबर में कोई भी 2 या 3 आपको पॉइंट बताने थे। अब 3 नंबर वाले 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मौद्रिक तथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को उदाहरण सहित समझाइए। मौद्रिक, जिसको नाम मात्र भी बोलते हैं, ये क्या होता है? जिसमें वर्तमान कीमतों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है, उसको नाम मात्र बोलते हैं। इससे मुद्रास्फीति के कारक शामिल नहीं किए जाते। इसका मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। जबकि वास्तविक सकल उत्पाद वह मूल्य होता है जो वास्तविक के कीमत पर, यानी कि एक आधार वर्ष की कीमत के आधार पर GDP की गणना की जाती है, और ये मुद्रास्फीति के अधीन होता है और वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य पर आधारित नहीं होता है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति को किन तरीकों से निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना। इसको मात्रात्मक और गुणात्मक अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है केंद्रीय बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद आरक्षित अनुपात, सामयिक तरलता अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और गुणात्मक आ गया मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, नगद साख अनुपात। अलग अलग है, उसमें से किसी भी 3 के बारे में लिखिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि किस तरह से साख को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। स्वतंत्र बाजार में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? स्वतंत्र बाजार में ठीक उसी प्रकार से विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है जैसे वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के आधार पर। अर्थात विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति के आधार पर जो है विदेशी विनिमय बाजार का दर का निर्धारण, जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों ही बराबर होता है उसी बिंदु पर जो है विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है आय के चक्रीय या वर्तुल प्रवाह को रेखा चित्र के माध्यम से किसी भी अर्थव्यवस्था, देखिए इसके बारे में आप डायग्राम बना के लिखते तो बेटर होता। और आपने क्या लिखा है आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था में आय और व्यय का एक निरंतर प्रवाह होता है। क्या होता है? प्रवाह होता है, जो आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। इस प्रवाह का ना कोई अंत होता है ना ही आरंभ होता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी जो सेक्टर है, यानी कि सभी क्षेत्र होता है, वो एक दूसरे पर उत्पादन और उपभोग के लिए निर्भर होते हैं। जैसे परिवार और व्यावसायिक फर्म एक दूसरे पर निर्भर है। परिवारों से व्यावसायिक फर्मों को साधन प्राप्त होते हैं, साधनों का उपयोग करके व्यावसायिक फर्म जो है उत्पादन करते हैं, और इस प्रकार से दोनों के बीच में एक चक्र सा चल जाता है, एक दूसरे सहयोग करते हैं। इसी को आय के चक्रीय प्रवाह के नाम से जाना जाता है। इसी का ऑप्शनल था,
राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व बताइए। राष्ट्रीय आय का अध्ययन क्यों करते हैं? राष्ट्रीय आय का अध्ययन का महत्व है, सबसे पहले राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए, और राष्ट्रीय आय कितना है, कैसे होगा, अर्थव्यवस्था के ढांचा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, फिर उत्पादन के साधनों की आय के बारे में, वितरण के बारे में पता चल जाता है, अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा था इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में था, अतिरिक्त मांग तथा न्यून मांग की समस्या को ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? अतिरिक्त मांग को ठीक करने के लिए देखिए, अतिरिक्त मांग न्यून का दोनों को ठीक करने के 2 उपाय अपनाए जा सकते हैं, एक मौद्रिक नीति और दूसरा राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा लिया जाता है और राजकोषीय नीति जो है सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले अतिरिक्त मांग को ठीक करने के उपाय, ब्याज दर में वृद्धि किया जाता है और मुद्रा आपूर्ति को कम कर दिया जाता है मौद्रिक नीति के अनुसार, जबकि राजकोषीय नीति में सरकार के खर्चों को कमी कर दिया जाता है और करों में वृद्धि की जाती है, जिससे मुद्रा पूर्ति में कमी होती है और अतिरिक्त मांग हमारा क्या होता है, अपनी जगह पे आने लग जाती है, मांग में कमी होती है। जबकि न्यून मांग को कम करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत ब्याज दर को कम कर दिया जाता है और मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाया जाता है, ताकि मुद्रा आपूर्ति बढ़े, जिससे मांग में वृद्धि हो, और मांग में वृद्धि होने से न्यून मांग की समस्या कम होती है। सरकार के द्वारा सरकारी खर्च को बढ़ा दिया जाता है और करों में कमी कर दी जाती है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हो, आय मांग में परिवर्तन होगा, और मांग जब बढ़ेगी तो न्यून मांग की समस्या कम हो जाएगी। इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन था, अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी को दूर करने के ऊपर, अनैच्छिक बेरोजगारी का एक ऐसा स्तर है जहां पर कुशल और योग्य लोग काम करने के इच्छुक होते हैं किंतु उनको कार्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसे अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। किसी भी देश में अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न होने के कई सारे कारण हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, क्योंकि जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ेगी अनैच्छिक बेरोजगारी उतनी ही उत्पन्न होगी। तो जनसंख्या कंट्रोल करना सबसे पहला उपाय है, क्योंकि बिना जनसंख्या कंट्रोल करके आप किसी प्रकार के जो है उपायों को नहीं उठा सकते। नंबर 2, उद्योगों का विकास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन हो। रोजगार का सृजन होगा तो लोगों को कार्य मिलेगा और अनैच्छिक बेरोजगारी दूर होगी। कृषि क्षेत्र में सुधार करना ताकि कृषि उत्पादकता बढ़े और लोग कृषि में ध्यान दें और इस तरह उनकी आमदनी बढ़े और वहाँ पर रोजगार बढ़ सकता है। शिक्षा प्रशिक्षण में सुधार करना, भारतीय शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है। लोग पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन किसी काम के लायक नहीं बनते, ऐसे में उनको बेरोजगार रहना पड़ता है। स्वरोजगार को बढ़ा देना ताकि लोग दूसरे लोगों के नहीं खुद के लिए काम कर सके। अगर इस तरह से उपाय उठाए जाते हैं तो अनैच्छिक बेरोजगारी भारत में कम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 और लास्ट क्वेश्चन था और ये 5 नंबर था। इसके अंतर्गत देखिए एक ये डेटा दे रखा है, भारत सरकार के बजट से ली गई राजस्व प्राप्तियों के, ये राजस्व प्राप्तियों के आंकड़े हैं। 2022-23 का वास्तविकता है, 2023-24 का बजट अनुमान है, 23-24 का वास्तविक जो है डेटा है और 24-25 का डेटा दे रखा है। मतलब ये देखिए किसी में कम हुआ है किसी में बढ़ा है, ये डेटा को एनालाइज करना है और एनालाइज करते हुए इसका जवाब देना था आपको। और इसके लिए उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए? 4। पहला क्वेश्चन था बजट अनुमान 2024-25 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 2022-23 की वास्तविक प्राप्तियों की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पर 2024-25 और 22-23 2000 ये है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 2024-25 का डेटा यहाँ दे रखा है और वास्तविक डेटा दे रखा है 23-24 का यहाँ दे रखा है। तो 24-25 और 23-24 का बीच में तुलना करना था, डेटा बड़ा है, उत्पाद शुल्क में वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है वो पूछा गया। वास्तविक प्राप्तियों की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई है तो आंसर है 13,670 करोड़ की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिए गए आंकड़ों में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में सरकार कर राजस्व के अंतर्गत सर्वाधिक कर किससे प्राप्त करती है। इस पूरे डेटा में देखिए 2024-25 में किसके अंतर्गत सरकार को सबसे अधिक कर की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर अगर डेटा को ध्यान से देंगे सबसे अधिक करों की प्राप्ति हो रही है कहाँ से? आयकर से। कैसे? 11,87,000 करोड़ की प्राप्ति हो रही है जो सबसे ज़्यादा डेटा है। ठीक है। नेक्स्ट था बजट अनुमान 23-24 की अपेक्षा बजट अनुमान 24-25 में सेवा कर में कितनी कमी आई है। सेवा कर देखिए यहाँ पर है बजट अनुवाद 23-24 और बजट अनुवाद 24-25। सेवा कर पहले 500 की प्राप्ति का अनुमान था, अब 100 की है। इसका मतलब होता है 400 करोड़ की कमी आई है।
बजट अनुमान 23-24 की अपेक्षा बजट अनुमान 24-25 में सकल कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। देखिए यह है 23-24 का अनुमान और यह है 24-25 का अनुपात, तो यहाँ पर वृद्धि हुई है और कितने की वृद्धि हुई है, देखिए यहाँ पर कितना है 4,79,320 करोड़ का। ये तो अगर इस तरह से डेटा आपने निकाल के रखा है तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट और 100% मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। और आपने क्या किया, किस तरह से दिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इस मेरा जो आंसर बताया है उसके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। कमेंट में जरूर बताइए। कोई डाउट है तो जरूर कीजिएगा। सीयूटी की तैयारी करने वाले जो तैयारी करना चाहते हैं बस तैयार है, क्योंकि लगातार आपसे सीयूटी की तैयारी के लिए वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।